नमस्कार साथियों, चौहान सर लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 6। इससे पहले हमने पार्ट 5 पढ़ लिए थे। पांचवा पार्ट हमारे लाइव था, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और हम प्रत्येक संडे यानी एवरी संडे को हमारी लाइव क्लास होगी। आज ये पार्ट 6 में हम इस लेसन को पूरा कवर करेंगे, यानी छठे पार्ट में हमारा ये लेसन पूरा हो जाएगा। और संडे को अगर आपको इस लेसन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे मैं लाइव क्लास में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव। इंपॉर्टेंट लगा लेना आप बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से ये है, प्रभावित करने वाले कारक में से कि अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रभावित करता है या नहीं करता है। यानी उत्प्रेरक अगर डाल दिया जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो क्या परिवर्तन होगा उसके वेग पर। तो पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी उत्प्रेरक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं बात करूं उत्प्रेरक की, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर में उत्प्रेरक। तो केमिस्ट्री में ये उत्प्रेरक एक प्रकार से अपवाद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी जिस प्रकार आग में घी डालने से आग तेज होती है, ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप अगर उत्प्रेरक डाल दोगे तो उस अभिक्रिया को तेजी से पूरी करवा देता है। यानी उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है, ध्यान देना, उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ध्यान देना, वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। अभी हम ग्राफ से समझेंगे कैसे, तो आपको यहां केवल परिभाषा समझनी है। उत्प्रेरक एक बाह्य पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। यानी वेग को परिवर्तन का अर्थ यह हुआ यहाँ पे बच्चों कि वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे धनात्मक उत्प्रेरक तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक का कार्य केवल ये होता है कि वेग को परिवर्तित करना। और मैं बात करूं इनके पॉइंट की, पहला पॉइंट आपको याद रखना, इनकी अल्प मात्रा ही काफी होती है या पर्याप्त होती है। यानी जिस प्रकार आग में अगर थोड़ा सा घी डालोगे तो आग एकदम तेज हो जाती है, तो ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप थोड़ा उत्प्रेरक की थोड़ी मात्रा ही चलेगी, यानी उत्प्रेरक अल्प मात्रा में भी होगा तो वहां अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो ये याद रखना है कि इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। अगला पॉइंट याद रखना इनके बारे में, ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन क्रिया यानी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं स्वयं में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यानी ध्यान देना बच्चों, यहां पर इस अभिकारक को उस अभिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार मान लो अगर आपको इससे अपने घर से कहीं जाना है जोधपुर, तो आप किसी बस के माध्यम से जाओगे तो उस बस को आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको घर से कहां ड्रॉप कर देगी, बस यानी जोधपुर ड्रॉप कर देगी। यानी आपके अंदर इंक्लूड इन आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी ठीक उसी प्रकार उत्प्रेरक को भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से
कोई लेना देना नहीं है, अर्थात वो भाग नहीं लेता है और खुद के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। पहले जितना था अभिक्रिया के बाद भी कितना रहेगा, उतना का उतना रहेगा। यानी उत्प्रेरक के बारे में ये चीजें आपको याद रखनी है कि उत्प्रेरक है जो अल्प मात्रा में होगा तो भी पर्याप्त होगा, ये रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है और स्वयं अंत में स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तो ये आपने समझ लिया उत्प्रेरक की परिभाषा और उत्प्रेरक के दो मुख्य पॉइंट। यानी कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, और कुछ है जो वेग को कम कर देते हैं, ऋणात्मक। हमने 10th क्लास में स्वतः उत्प्रेरक भी पढ़ा था, जैव उत्प्रेरक भी पढ़ा था, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव। ये तो सामान्य जानकारी थी उत्प्रेरक के बारे में। अगर ये जानकारी होगी तो आप अभिक्रिया से इसे रिलेट कर पाओगे। अब मैं बताऊंगा आपको एक ग्राफ, आपको इनके नोट्स मिलेंगे, मेरे हैंडराइटिंग नोट्स है, बहुत ही बढ़िया है, आप साथ साथ उतारना चाहो तो भी उतार सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अब मैं बात करूं एक ग्राफ से माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जैसे हाँ, तो ये एक ग्राफ बना रहा हूं मैं उत्प्रेरक के लिए, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। यहां पे मैं ले रहा हूं एनर्जी यानी ऊर्जा, और यहां मैं ले रहा हूं अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक। अब ध्यान देना थोड़ा, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पहले होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। मैं मान लेता हूं अभिकारक यहां पे है, ये धीरे 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 अभिक्रिया हुई स्टार्ट, और इस पूरी ग्राफ को पार करते हुए हमें क्या मिला, रिजल्ट। यानी यहां पे हमारे पास है रिएक्टेंट और हमें प्राप्त किया प्रोडक्ट। यानी मैं लिख रहा हूं एक अभिक्रिया A प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है C प्लस डी में। यानी अभिक्रिया कब होती है, अब आगे हम पढ़ेंगे संघटन सिद्धांत। यानी जब अभिकारक के अणुओं के बीच टक्कर हो और पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का क्या होगा, निर्माण होगा, तभी एक अभिक्रिया पूर्ण होती है। यानी यहां पर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी अभिकारकों के बीच यानी अणुओं के बीच टक्कर हो रही है, जिससे ये पार करके कहां बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। और जो ये यहां से लेके यहां तक ये कहलाती है EA। क्या होती है? EA। ये कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। और यहां मैंने बताया था मध्यवर्ती का निर्माण होता है, लास्ट लाइव लेक्चर में आपको बताया था मध्यवर्ती। अब मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से सुनना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक द्वारा मध्यवर्ती के निर्माण में जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ये तो एक अभिक्रिया है। ये ग्राफ किसके लिए है, ध्यान देना, बिना उत्प्रेरक, बिना उत्प्रेरक, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा, के सक्रियण ऊर्जा। इसको मैं क्या मान लूं, EA1 मान लूं। क्या मान लूं? अब जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इतने सारे ग्राफ को पार करके यहां क्या बन रहा है, उत्पाद। अगर रासायनिक अभिक्रिया में आप उत्प्रेरक को इंक्लूड कर रहे हो, यानी कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जो कमरे के ताप पे संभव नहीं होती है, उन्हीं के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यानी उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं होता है, कुछ विशिष्ट क्रियाओं के लिए, पॉइंट रह गया था, आप सुन लेना, किसी विशिष्ट क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक होते हैं, हर क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक लागू नहीं होते हैं। अगर आपने उत्प्रेरक डाला तो ये क्रिया ऐसे होगी, ये क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट। यानी यहां ध्यान देना, ये है EA2, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, यानी ये वह ऊर्जा है जो प्रेजेंटेशन ऑफ कैटालाइज, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आप यहां पे
ये यहां से यहां तक ये क्या है E ये भी सेकंड ऊर्जा लेकिन E2 यानी ये किसके लिए है, इसके लिए। यानी आपको इस ग्राफ से स्पष्ट हो गया है कि जब प्रेजेंट ऑफ कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति हो यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति होने के कारण सक्रियण ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी। यानी उत्प्रेरक का कार्य सक्रियण ऊर्जा को कम करना। यानी आप अगर यहां से होते हुए आते, अभिकारक यहां से होते हुए आते तो इसको इतनी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती, लेकिन जब प्रेजेंटेशन ऑफ कैटालाइस्ट यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति हो तो सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है तो अभिक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो यानी यहां से एक संबंध निकलेगा EA2 EA1। यहां आप खुद सिद्ध कर सकते हो EA1 यानी पहले वाली ऊर्जा अधिक होती है कब, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति वाली। जब उत्प्रेरक उपस्थित हो तो वह ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति वाली, पहले ध्यान देना, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति वाली तो होती है ज्यादा और ये हो जाती है कम। तो अब हम पढ़ेंगे संगठन सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रिया का संगठन सिद्धांत। इससे पहले हमने अभिक्रिया का उत्प्रेरक पर प्रभाव पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है रासायनिक अभिक्रिया का संगठन सिद्धांत। इसको देने वाले वैज्ञानिक थे मैक्स स्ट्राउस तथा विलियम्स लुईस। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिद्धांत दिया और बताया कि उन्होंने ये बताया कि अभिकारक को एक ठोस गोला माना। इन्होंने क्या माना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। तो इन्होंने जो अभिकारक होते हैं उनको एक ठोस गोले के रूप में माना और बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में अभिकारक जो ठोस गोले होते हैं परस्पर उनके बीच क्या होगी, टक्कर होगी और टक्कर के पश्चात पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का क्या होगा, निर्माण होगा और क्या प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा। और फिर इन्होंने एक गणितीय सूत्र भी दिया। आओ हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया का संगठन सिद्धांत। पहले मैं बता दूं मैक्स स्ट्राउस तथा विलियम्स लुईस ने संगठनवाद का सिद्धांत दिया। अब मैं बात करूं इस सिद्धांत के अनुसार दूसरे पॉइंट, हमें साइंस में नंबर लाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट चलना होगा। यानी इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक एक ठोस गोला होता है, ठोस गोला होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक को क्या माना गया है, ठोस गोला। अगला पॉइंट याद करना आपको, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक, और मैं क्या यहां मैं कोष्टक में लिख सकता हूं बच्चों, अभिकारक के कोष्टक में लिख सकता हूं ये वाला, लिख सकता हूं ठोस गोला, क्योंकि इस सिद्धांत में अभिकारक को क्या माना गया है, ठोस गोला माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक, और मैं कोष्टक में लिख सकता हूं ठोस गोला, अभिकारक परस्पर या अभिकारक के अणु, यहां ये लिख सकते हो अभिकारक के अणु परस्पर संगत, या आप लिख सकते हो टक्कर द्वारा उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण बातें यह है, पहली मैं बता देता हूं कि आपको यह भी याद रखना है कि यह सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था। अगर बात की जाए इस सिद्धांत में दोनों वैज्ञानिक ने यह बताया कि अभिकारक एक ठोस गोले के रूप में होता है। जब उन दोनों के बीच टक्कर होती है तो किसका निर्माण होगा, उत्पाद का निर्माण होगा। और इसी आधार पर उन्होंने एक बेहद शानदार गणितीय फॉर्मूला दिया था। वो गणितीय फॉर्मूला आपको याद रखना है, K बराबर ZAB e की पावर माइनस EART। इस e की पावर माइनस को चर घातांकी बोलते हैं, 11th क्लास में आपको मैथ्स में बताया होगा, समाकलन अवकलन में। तो आपको यहाँ पे ये गणितीय रूप याद रखना है। क्या याद रखना है, गणितीय रूप किसके लिए, संगठन सिद्धांत के लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। अगर इसमें आपको ये पूछ लिया जाए
यहां ये k किसको व्यक्त कर रहा है? वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, और E तो है चर घातांक। और अभी पीछे हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में EA होती है सक्रियण एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इनके बिना ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बिना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकती। यानी ये ऊर्जा ही होगी, इसको पार करके आना पड़ेगा। कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसमें मीडिएटर यानी मध्यवर्ती का निर्माण होगा। अगर मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होगा यानी सेकंड ऊर्जा को पार करके नहीं आएगा तो कोई भी अभिक्रिया संभव नहीं है। अब मैं बात करूं R क्या है यहां पर? गैस नियतांक। क्या है? गैस नियतांक। और T आपको पता ही है ताप। तो यह सिद्धांत दिया था विलियम्स लुईस तथा मैक्स ट्राउज ने, लेकिन इन्होंने यह बता दिया कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक टकराएंगे और उत्पाद का निर्माण होगा। लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं आपको, क्या जरूरी है हर अभिकारक टकराएगा? क्या यह जरूरी है कि हर अभिकारक टकरा के उत्पाद बनाएगा? यानी ऐसी भी केमिस्ट्री में ऐसी भी कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो जिसमें अभिकारक टकराते हैं लेकिन अभिक्रिया होती नहीं है। SN1 SN2 अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। यानी ये सिद्धांत जटिल अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, जटिल अभिक्रिया के लिए लागू नहीं हुआ। जटिल अभिक्रिया, अगर किसी में कोई जटिल अभिक्रिया है, जैसे मैं बता रहा हूं ये आपके पास कोई दो अभिकारक है, ध्यान देना, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ये हमारे पास क्या है? दो अभिकारक है। ये क्या यहां से टकराएंगे तो जुड़ेंगे? क्या यहां से जुड़ेंगे? क्या यहां से जुड़ेंगे? यानी जरूरी नहीं है हर अभिकारक आपस में टकरा के जुड़े, यानी उसकी त्रिविम ज्यामिति यानी 3D में अगर देखा जाए, अगर ये यहां से जुड़ेंगे तो अभिक्रिया होगी और हमें एक नया उत्पाद मिल जाएगा। यानी हमारे पास ये दो अभिकारक है, ये जुड़े तो उत्पाद बन गया। जरूरी है यहां से जुड़ेंगे? क्या यहां से जुड़ेंगे? यानी हर अभिकारक आपस में नहीं जुड़ता, यानी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है बच्चों जो जटिल होती है, उनके लिए ये सिद्धांत लागू नहीं हुआ। तो आगे हम पढ़ेंगे, इसी गणितीय रूप को चेंज करेंगे कि कैसे ये लागू हुआ। यहां ये ZAB ये है आवर्ती, संगठन आवर्ती, संगठन आवर्ती। संगठन आवर्ती का अर्थ होता है कि कितने अभिकारक प्रति इकाई में टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या कितने अभिकारक है जो प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में टकराते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संगठन आवर्ती। लेकिन यह सिद्धांत यहां पे जटिल अभिक्रियाओं के लिए क्या नहीं हुआ? लागू नहीं हुआ। यानी जटिल अभिक्रियाओं के लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं हुआ। इसलिए इसका संशोधन रूप, इसमें क्या चेंज किया? K बराबर ZAB रो E की पावर माइनस EART। यहां पे ये रो क्या है? ये रो है प्रायिकता गुणांक। क्या है? प्रायिकता गुणांक, जो ये रो शो करता है कितनी टक्कर प्रभावी रही, कितनी टक्कर प्रभावी, यानी कितनी टक्कर है जो प्रभावी रही। आपने 11th क्लास में SN2 रिएक्शन पढ़ी होगी, SN2 अभिक्रिया, जो हमने लॉकडाउन के 2 महीने पहले पढ़ा था, सेकंड लास्ट चैप्टर में था ये SN2 रिएक्शन। ये अभिक्रिया जैसे वहां बताया था मैंने, CH3 है या H और Cl, अगर यहाँ OH अटैक करवाया जाए, OH माइनस यहाँ सामने से अटैक होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी अप्रभावी। क्या होगी? अप्रभावी होगी। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया में CH3 ये H है, HCl प्लस OH, इसी अभिक्रिया में अगर ये OH अटैक करता, पीछे से अटैक करता, तो इस अभिक्रिया में धीरे धीरे Cl का निकल जाता, बाहर निकल जाता, यानी CH3 या ऐड हो जाता OH, H और H और Cl क्या निकल जाता बाहर। तो बच्चों, इस प्रकार आज की क्लास में हमने संगठन सिद्धांत क्या होता है, अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हमारा ये लेक्चर, हमारा ये यूनिट यही समाप्त होता है।
अब हम स्टार्ट करेंगे आगे आने वाली क्लासों में, और संडे को हमारी लाइव क्लास होगी। और जो भी इस चैप्टर में पढ़ा, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा इस चैप्टर के मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके एक टेस्ट का लिंक शेयर करूंगा आपके लिए। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगर जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाऊं। धन्यवाद।